नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे बात करने कक्षा 9वीं के भूगोल से पाठ 5 को जा रहे पढ़ने प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, आज की आप लोगों की सुलभता के लिए यानी आप लोगों की आसानी के लिए हम इस भाग को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पहले से कुछ मूलभूत जो जानकारी हैं वो प्राप्त पहले से ही होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो हमारे देश में भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर भारत में लगभग स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक यानी कि फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और ताजे तथा समुद्री पानी की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ज़रा ये देखिए स्क्रीन के ऊपर येलो कलर से कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जंगल होते हैं वो कभी भी मैन मेड नहीं होते हैं। जो जंगल होते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं, ठीक है। जो बगीचा है, जो वाटिका है, ये मैन मेड होता है। लेकिन जो जंगल है, यदि हम जंगल के बारे में बात करें तो जंगल हमेशा प्राकृतिक ही होता है। हाँ, आजकल कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिस कृत्रिम प्रकार के वन बनाए जा रहे हैं, वाटिकाएं बनाई जा रही हैं, मरुद्यान बनाए जा रहे हैं। तो अभी सरकार जो है वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रही है, तो वो एक बात है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो हमें जो फॉरेस्ट के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्राकृतिक ही मिलती है, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसी भी वनस्पति के लिए यह चीज़ें वो होती हैं जो उसके अनुकूल हो। ज़रा हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ज़रा पहले ये पढ़ लें कि क्या आप जानते हैं। ये ज़रा देखिए, रेड कलर से कुछ है, आप बॉक्स के रूप में आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक दो बातें मैं आपको और बता दूं कि जो वनस्पति जगत है, यदि मैं भूगोल की बात करूं तो वनस्पति जगत के बारे में जो सबसे पहली बार जिसने काम किया है उस व्यक्ति का नाम है एडी कंडोली। तो एडी कंडोली ने पूरी दुनिया को वनस्पति के आधार पर विभाजित किया है। बाद में उन्हीं से प्रेरणा लेकर के कोपेन उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं और अपना एक जलवायु सिद्धांत देते हैं, ठीक है। जलवायु को कई कैटेगरी में बांटते हैं, यानी ए क्लाइमेट, बी क्लाइमेट, सी क्लाइमेट, डी क्लाइमेट, ई क्लाइमेट। तो इस प्रकार से उसको हम कभी और पढ़ेंगे। अभी आपको बस यही समझना है कि वनस्पति जगत के बारे में सबसे पहली बार एडी कंडोली ने कैटेगराइज किया था पूरे विश्व को। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि एक अच्छी वनस्पति के लिए, अनुकूल वनस्पति के लिए क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है उसे धरातल में जो बात आती है उसे बोलते हैं भूभाग, ठीक है। जहाँ का भूभाग जो समतल होगा वहाँ पे उन्नत किस्म की वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है। और भूभाग जो जितना ही प्रतिकूल होगा वनस्पति वहाँ पे उतनी ज़्यादा कम पाई जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि हम ग्लेशियर्स पे जाएंगे तो आपको ग्लेशियर्स पे बहुत ही कम प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो मिलेंगे। इसके विपरीत यदि आप मैदानों में जाएंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति आपको मिलेगी देखने। आगे चलते हैं। मृदा भी, एक अच्छी मृदा भी वनस्पति के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होती है। यानी वो मृदा जिसके अंदर ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, वहाँ की वनस्पति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा जो कंकड़ पत्थर वाली जो मृदा है, यानी कि जहाँ पे पूर्ण रूप से सॉइल फॉर्म नहीं हो पाया है, जहाँ पे ओ लेयर नहीं पाई जा रही है, सीधे ए बी सी डी या इस प्रकार कोई भी लेयर मृदा की पाई जा रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे वनस्पति अच्छी नहीं उग पाएगी। आगे जा रहे बात करने दोस्तों जलवायु के बारे में। देखिए, एक अच्छी वनस्पति के लिए न तो अधिक तपती धूप चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा सर्दी
वाली जलवायु। यहाँ पे वनस्पति तो पाई जाती है लेकिन उसमें जैव विविधता नहीं होती है, बल्कि यदि कोई स्थान ऐसा है जहाँ पे मानसूनी क्लाइमेट है तो या फिर सामान्य वर्षा होती है तो वहाँ पे वह जो है वो जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा वनस्पति के लिए अनुकूल होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ बातें के बारे में और हम जानकारी ले लेते हैं। ज़रा इस आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, ज़रा आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। जो वनस्पतियाँ होती हैं कई प्रकार की होती हैं, उसके बारे में अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, बताऊँगा कि कितनी कितनी प्रकार की। अभी बस आप इतना समझिए कि किस वनस्पति के लिए कितना तापमान चाहिए और कितनी वर्षा चाहिए। तो सबसे पहली बार जो हम बात करेंगे उष्ण की करेंगे। देखिए ज़रा सबसे नंबर 1 पे उष्ण को देखिए। उष्ण जो जलवायु उसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए होता है, ठीक है, औसत तापमान। और जनवरी के दिनों में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए होता है और कोई पाला नहीं चाहिए। पाला के कारण जो है उष्ण जो वनस्पति है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम ज़्यादा बात करें उपोष्ण की। उपोष्ण के लिए औसत जो है 17 से 24 वार्षिक तापमान चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पाला नहीं चाहिए उसके लिए। तीसरे नंबर पे है शीतोष्ण, जो कि जिसको 7 डिग्री से 17 डिग्री तक चाहिए तापमान, ठीक है। और कभी कभी पाला और बर्फ़ की भी आवश्यकता होती है। और अल्पाइन जो कि 7 डिग्री से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यानी यहाँ पे स्नोफॉल होती है, यहाँ पे पूरे दिन बर्फ़ जमी होती है। अच्छा, अभी आपके मन में ये आ रहा होगा क्या स्नोफॉल जो है वो भी ज़्यादा ज़रूरी होती है वनस्पति के लिए? तो बिल्कुल हाँ, वनस्पति के लिए स्नोफॉल यानी क्या बोलते हैं हिमपात जो है वो बहुत ज़्यादा, इसके लिए हिमपात की भी आवश्यकता होती है। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यदि हिमपात नहीं होगा तो वहाँ के जो सेब है वो नहीं पकेंगे। दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो मेरी बात है वो आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है किसी भी वनस्पति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये तो अपने को सभी लोगों को पता ही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे बोलते हैं वर्षण। वर्षण क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा दूँ कि वर्षण होता क्या है। देखिए, वृष्टि हो गया, ओला हो गया, पाला हो गया, धुंध हो गया, हिमपात हो गया, ये जितनी भी चीज़ है, और बारिश, ये वर्षण का ही एक भाग है, वर्षण का ही एक रूप है। यानी कि वर्षण है, यानी कि वर्षा है, हिमपात है, पाला है, कोहरा है, कुहासा है, दैट इज़ द सब डिवीज़न ऑफ वर्षण। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं अंग्रेज़ी में इसको। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ और बातें जानिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। सन 2003 में वनों का कुल जो क्षेत्रफल है 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। हाँ, इसके बारे में हमने बताई थी दोस्तों, हमने अभी बात बताई थी कि कृत्रिम भी ढेर सारे वन पाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, अभी हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है। सन 2014 से पहले जो है हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है 13, 14, 12 से पहले जो है वो 19% था, और अभी एकदम से 24% से भी अधिक फॉरेस्ट कवर हुआ है। तो ये अपने लिए प्राउड वाली बात है। और अभी धीरे धीरे जो है वो फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। आगे चलते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो तुगलकाबाद का फोर्ट है दिल्ली में, उसको भी अब फॉरेस्ट के रूप में चेंज किया जा रहा है। यानी कि उसके ऊपर हालांकि कुछ वनस्पतियाँ तो पहले से ही हैं, लेकिन अब से वहाँ के फॉरेस्ट के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए आगे दोस्तों शुरू करते हैं, कुछ और भी जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल जो था भारत के क्षेत्रफल का 21.5 था, यानी 21% था। मैंने जो पढ़ा था उससे पहले वो क्या कहते हैं उसको 19% था। धीरे धीरे ये जो फॉरेस्ट कवर वो बढ़ा है और अभी जो है ये 24% के आसपास होता है। एक बार आप डेटा को चेक कर लेना, आपको ये अपडेट होना समय समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब हम जा रहे बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, ज़रा स्क्रीन को ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये बताइए कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, जहाँ पे कम फॉरेस्ट है। तो ये एक लंब आरेख दिखाया गया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए ये 80 के आसपास अरुणाचल प्रदेश में 80 मीटर से क्षेत्र प्रतिशत में, और अरुणाचल प्रदेश में 80% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक, मिज़ोरम में 90% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और बहुत कम कहाँ है, दमन एंड दीव में कम है, पंजाब में बहुत ज़्यादा कम है, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा कम है,
इस प्रकार से आप ढेर सारे स्थान ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है बहुत ही ज़्यादा कम है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम जा रहे हैं बात करने कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है। तो ज़रा आप देख लीजिए वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। और उसमें से हम थोड़ा सा नाम पढ़ देते हैं कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें 5 कैटेगरी आपको बताई जा रखी है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 2, नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, 4 पर्वतीय वन और 5वें नंबर पे मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी ज्वारीय वन। दोस्तों इसके अलावा और भी ढेर सारे सब डिवीज़न हैं वनों के यानी जंगलों के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, सोला फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे इस बुक में एनसीईआरटी में कहीं भी ये बात बताई नहीं है। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, तो आपको सोला फॉरेस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भाग है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।